Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you all in this physics universe once again. So today we have the new chapter which we call as kinematics. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स वाला पार्ट। तो इस बारे में जो हम पढ़ेंगे इसमें हमें बेसिक नॉलेज पहले से होती है। क्लास 9th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा मोशन, जिसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिपीट किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया उनका होता है जिसने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। एनीवेज, तो इसमें जो पहला चीज है वो हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR। इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बेसिकली दिस इज द प्लेस। ये क्या है? ये वो प्लेस है जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर हमें किसी चीज की ऑब्जर्वेशन लेनी है, जिस प्लेस पे हम वो लेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी अगर हमें किसी चीज की ऑब्जर्वेशन लेनी है, हमें देखना है ये चीज रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो जिस जगह से हम वो लेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसके बाद क्या है? दूसरा जो है, दूसरा इसमें है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है? इट इज द जो ऑब्जर्वेशन लेगा, हम प्लेस जहां से ऑब्जर्वेशन लेंगे दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो ऑब्जर्वेशन लेगा इट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। who takes the observation, who takes observation। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन लेगा वो कौन है? ऑब्जर्वर। उसके बाद है थर्ड पोजीशन। पोजीशन क्या है? इट इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसकी लोकेशन, उसको पोजीशन कहेंगे। यानी मैं आपको बोलूंगा मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक है, मैं यहां पे बैठा हूं और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी कोई चीज है, लेट्स सपोज बर्ड है, वो उड़ रहा है। तो जिस जगह पे बैठा हूं इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं हूं ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जहां पे ऑब्जेक्ट है वो इसकी पोजीशन। और ये पोजीशन जो है, अगर ऑब्जेक्ट खुद एक ही जगह है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, देयरफॉर हम कहेंगे उस पोजीशन को रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। ये मूव मतलब करना क्या है? यानी अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसी पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपनी, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। और अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, हम कहेंगे ये रेस्ट में है। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी चीज यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं जो ये रेस्ट एंड मोशन होते हैं, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव होने का मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब होने का क्या है मैं समझाता हूं। रिलेटिव टर्म्स होने का मतलब है, अगर मैं बोलूं कोई चीज रेस्ट पे है, यहां पे कोई और पर्सन है वो बोलेगा वो रेस्ट पे नहीं मोशन में है, लेकिन हम एट द सेम टाइम दोनों सही होंगे। मेरे हिसाब से वो चीज रेस्ट पे होगी, दूसरे पर्सन के हिसाब से वो चीज मोशन में होगी, लेकिन हम दोनों सही होंगे। सही क्यों होंगे? क्योंकि हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होगी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफाइन किया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसी हिसाब से हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो गाड़ी में बैठा हूं सीट पे, मुझे लग रहा है मैं अपने आप मैं रेस्ट पे बैठा हूं और मैं सही भी हूं। मैं सीट पे बैठा हूं और मुझे अपना आप क्या लग रहा है, मैं रेस्ट पे हूं, जो कि मैं सही भी हूं क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन बाहर से जब गाड़ी चल रही है, बाहर से कोई आदमी मुझे देख रहा है, उसको गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है, उसको मैं भी उसी के साथ चलता नजर आ रहा हूं और उसको लग रहा है कि मैं मोशन पे हूं, लेकिन हम दोनों सही है। उसके हिसाब से मैं मोशन में हूं, मेरे हिसाब से मैं रेस्ट पे हूं। इज इट फाइन? सो देयरफॉर यहाँ पे रेफरेंस चेंज हो रही है। मेरे लिए रेफरेंस गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी के हिसाब से मैं रेस्ट पे हूं, और उस पर्सन के हिसाब से ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ग्राउंड के हिसाब से मैं चल रहा हूं, उसके हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, मेरे हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस गाड़ी है। देयरफॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने के कारण रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। या हम कह सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन पे रिलेटिव टू ईच अदर, यानी कोई चीज रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अलग अलग होगा। ठीक है, तभी हम कहते हैं इन द यूनिवर्स नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम मोशन को डिस्कस करते हैं। तो मोशन की अगर हम बात करें, मोशन तो हमें अभी समझ में आ गया, जब कोई ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उसको हम कहेंगे ये मोशन में है।
मोशन 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। 1D जब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ ये लाइट जहर में आ रहा है क्योंकि अक्सर वहीं पे यूज किया जाता है, या लाइट कोई भी चीज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 1D है, ठीक है। 2D का मतलब है जब प्लेन में ये मोशन हो जाएगी, जैसे इसकी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये प्लेन में होती है, इसमें एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। 3D भी मोशन हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें, 1D की बात करें, इसमें डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा होती है ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जो कि मैंने वेक्टर्स में पढ़ा है, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। ऐसा क्यों? जब कभी यहां से बॉडी चल रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन से, इसने यहां तक डिस्टेंस कवर की और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी यही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट होती है जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, डिस्टेंस होती है जितना इसने डिस्टेंस कवर की। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, तब इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक। और यहां पर अगर बॉडी चल ही नहीं रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, डिस्टेंस भी जीरो, तब ये दोनों इक्वल है। और डिस्टेंस या तो इक्वल होंगे या डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। उसके बाद इनके बीच में अगर रिलेशन देखी जाए, रिलेशन क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस जो है मेरे दोस्त, डिस्टेंस क्या है, अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेस, इनका रिलेशन देखना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये वर्ड्स इसमें इनमें इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी जीरो, ये मस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। मस्ट भी क्यों इसमें, क्योंकि जब डिस्टेंस जीरो होगा यानी बॉडी चला ही नहीं है, ये उसी जगह है, ये मोशन में नहीं, रेस्ट पे है, तो इसकी डिस्टेंस कुछ जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है जो मैंने यहां पे बताया, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्टेंस हो भी सकती है जीरो, नहीं भी, मे और मे नॉट बी, इसमें याद रखना है, मे और मे नॉट बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस हो भी सकती है जीरो, नहीं भी हो सकती है, क्यों, वो हम समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर बॉडी चल रही है ये स्ट्रेट लाइन से, तो ये बॉडी क्या आ रही है, ये बॉडी वापस आई ऐसे, इसने ए से लेकर बी तक चला, फिर वापस ए तक आया, मतलब इसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट का जो ये होता है सेपरेशन, वो तो सेम है, यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, देयरफॉर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे दोस्त, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन इसकी डिस्टेंस जीरो नहीं है क्योंकि डिस्टेंस का क्या, इसने पाथ कौन सा कवर किया, ये पहले यहां से गया उसके बाद यहां से आया, ये सारा इसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहां पे जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो मैंने बताया मे और मे नॉट बी, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जीरो हो कहां सकता है, अब अगर बॉडी चल ही नहीं है, बॉडी की डिस्टेंस क्या है जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है जीरो, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो हो सकती है, इसीलिए मे और मे नॉट बी। उसी तरह ये इनकी रिलेशन होगी, डिस्टेंस अगर जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना तय है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और कोई रिलेशन बन सकती है यहां पे, डिस्टेंस जीरो, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। तो उसके बाद अगर देखा जाए, आगे हम बढ़ते हैं, ये जो मैंने सर्कुलर यहां पे दिखाया, इस सर्कुलर पाथ में ये होती है रेडियस, ठीक है। अगर हम आर्क, किसी आर्क का निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है बराबर आर थीटा, लेकिन ये थीटा होता है रेडियंस में, तो डिस्टेंस किसके बराबर आई, ये इसका रेडियस आर है, थीटा कौन सा है, जिस कर्व को हमने निकालना है वो एंगल देखना है, वो सबटेंड कितना कर रहा है सर सेंटर के साथ। तो लेट अस सपोज एंगल कितना है, एंगल इसमें कितना है π/3, तो यहां पे आएगा r π/3, ठीक है, r थीटा आपको याद रखना है, तो ये एंगल गिवन होगा क्वेश्चन में। उसी तरह अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस आर्क का, वो होता है 2r sin θ/2,
2r sin theta by, so this is the formula of distance and displacement in terms of circular path, ठीक है। यानी 2r r theta is distance, displacement हो रही है 2r sin theta by 2, ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट पॉइंट्स जिनको कह सकते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन करके एक्सप्लेन करूंगा। टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए मैं वीडियो पॉज करके इनको यहाँ पे लिख के लाऊंगा। सो टाइम बचाना तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिए। तो मेरे दोस्त, हम लेके आए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला, एक सबसे मैंने क्वेश्चन मार्क भी इनको लगाया है, तो आप भी इनको पहले सोच के आंसर दे सकते हैं। पार्टिकल ऑन स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो ये हमें बताना है कि ये सही है कि गलत। यानी पार्टिकल ऑन स्ट्रेट लाइन अगर है तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या नहीं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। क्योंकि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये यू टर्न भी ले सकता है, यू टर्न। तो इसका रीजन बन गया यू टर्न। यू टर्न अगर लेगा तब इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। ऑल्दो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, लेकिन कभी क्या होगा, पार्टिकल चल रहा है लेकिन ये वापस भी आया, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको चूज करें। नेक्स्ट, पैराबोलिक अगर पाथ होगा, पैराबोलिक मतलब अगर ऐसे पार्टिकल चल रहा है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्टेंस, सॉरी हाँ डिस्प्लेसमेंट, क्या ये सही है कि गलत है? अगर डिस्टेंस, अगर हम देखेंगे इसकी डिस्टेंस ये है और इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, देयरफॉर इसमें सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये यस, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन इनका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। जो डिस्टेंस का मीटर जो है यूनिट है, डायमेंशन क्या बनेगा? डायमेंशन बनेगा, जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ेंगे, डायमेंशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, MLT, ठीक है, इनको ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करके फिर इनका पावर देखना होता है। तो मीटर होता है लेंथ, ठीक है, इसका L आएगा डायमेंशन ऐसे। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी L होता है डायमेंशन, मीटर दोनों का सेम है, यानी इनका यूनिट और डायमेंशन सेम है, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। ये इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक देखेंगे। यहां पे मैं एक न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगा। फैक्ट्स को लगा के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मैं अपना नाम लिखूंगा, moves 10 मीटर north, then 10 meter east, then 10 meter upward. Find displacement. अब इस सिचुएशन को समझिए, आप पहले भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, फिर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो जब हम देखेंगे इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, हम क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज गिर गया यार, नॉर्थ कहां से होता है, नॉर्थ ऐसे होता है, 10 मीटर नॉर्थ चला है, उसके बाद ईस्ट, ईस्ट होता है, ईस्ट कहां से होता है, ईस्ट होता है यहां से, उसके बाद ईस्ट चला है यहां से 10 मीटर, उसके बाद अपवर्ड गया है 10 मीटर। अपवर्ड मतलब ये बाहर गया है असल में, अब हम बोर्ड पे ऐसे दिखा रहे हैं, अपवर्ड मतलब ये ऐसे गया है बोर्ड के बाहर, 3D में है ये, हम बोर्ड पे ऐसे दिखा रहे हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक ये होता है, ये इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब है जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट है, ये एक हिसाब से डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए देखिए आप, अगर ये इसको हम ऐसे थोड़ा मॉडिफाई करके बनाएंगे जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। लेट अस सपोज ये ऐसे गया है नॉर्थ में, उसके बाद ये ऐसे गया है ईस्ट में, उसके बाद ये ऐसे गया है अपवर्ड,
और हमें क्या बताना है, हमें ऐसे बताना है डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, गलत गलत बन रहा है यार। हम एज्यूम कर रहे हैं नॉर्थ यहां से है, ठीक है, 90 डिग्री पे ईस्ट होगा, तो यहां से ईस्ट है, तो यहां से क्या होगा, ये अपवर्ड 10 मीटर चला है, यहां तक अपवर्ड 10 मीटर चला है ये, तो ये हमने कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट ये है इसकी, तो गर्म नहीं हो रही है, एनीवेज गर्मी बढ़ रही है यहाँ। देखो 10 मीटर यहाँ ईस्ट नॉर्थ चला है, उसके बाद 10 मीटर कहाँ चला, ईस्ट, उसके बाद 10 मीटर अपवर्ड चल रहा है। अब आप बोलेंगे नॉर्थ यहाँ कहाँ से है, ये हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं नॉर्थ यहाँ से, इसका मतलब नॉर्थ के 90 डिग्री पे ईस्ट होगा, और उसके बाद इसके 90 डिग्री पे क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड गया है, तो निकालना में क्या है, निकालना में ये है, अगर हम पता करें जो 10 और 10 है, इसका मतलब जो यहां तक होगा ये कितना होगा, 10√2 होगा कि नहीं होगा यार, 10√2, एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर ये नॉर्थ में चला है ऐसे 10 मीटर, ये आस्कर क्वेश्चन है आई गेस, उसके बाद ये ईस्ट में चला है 10 मीटर, उसके बाद क्या है, ये अपवर्ड चला है 10 मीटर, हमें क्या बताना है, ये कितना होगा, ये होगा 10√2, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, क्योंकि ये भी 10 ये भी 10, ये होगा 10√2, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि 10√2 के बराबर है, तो ये यहां तक 10√2 होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें ये चीज निकालनी है, तो जब आप इसको देखेंगे आपके पास क्या होगा, आपके पास ये भी एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, असल में ऐसे है ये ऐसे ट्रायंगल है, अपवर्ड, उसके बाद ऐसे, इसको अगर बाहर निकाल, यहाँ पे डायग्राम मुझे थोड़ी बनानी नहीं आ रही है, लेकिन अगर इसको बाहर निकालेंगे, ये असल में आपको वही डिस्प्लेसमेंट निकालने अपवर्ड पॉइंट तक की इनिशियल पॉइंट है, ये आपने 10√2 निकाला, और ये ऑलरेडी अपवर्ड 10 चला था, ये आपको निकालना है, तो इसमें सिंपली क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला चलेगी 10 स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आएगा, ये आएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इंटू 2, √2 + 1, क्योंकि 10 स्क्वायर बाहर आएगा, तो दिस इज 10√3, 10 स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1 + 2 बचा, 1 + 2 इज 3, इट इज 2√2 + 1 10√3, 10√3 इसका आंसर आएगा, ठीक है, शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे इसका आंसर थोड़ा याद रह गया था, 10√3 आना ही चाहिए, तो आई गेस ये सही हो गया। तो फिर से यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखो असल में डायग्राम क्या है, नॉर्थ में ऐसे चला है नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट में चला है ऐसे, उसके बाद ये अपवर्ड चला है ऐसे, तो ये आपने निकाला कितना, ये आपने 10√2 निकाला, लेकिन आपको ये चीज निकालनी, अब ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल अब ट्रायंगल बन गया सही, तो ये आपको निकालना है, ये 10 गिवन है, ये 10√2 है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है, वही आपने निकाला यहाँ पे 10√3, इज इट फाइन, तो ये इसकी करेक्ट डायग्राम है, जो मैं अभी नहीं बना पा रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो डायग्राम्स में क्या होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना डायग्राम्स को आप अच्छे से बना पाएंगे, और आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ जाएगी। एनीवेज जस्ट नोट इट डाउन, विल बी बैक। तो हमारे पास क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस हमारे पास गिवन है, जो कि 3D मोशन का क्वेश्चन है, इसमें बोला था 3D मोशन भी हो सकती है, इसमें क्या है, ये वेक्टर का मतलब एक हिसाब से वेक्टर मैंने बताया था जैसे कि बैकबोन ऑफ फिजिक्स है, हर जगह वेक्टर का यूज होगा, असल में क्या ये एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तरीका क्या है फाइंड आउट करने का, डिस्प्लेसमेंट होगी बराबर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट में है, ये वेक्टर्स इस टाइम पे है, वेक्टर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 3D मोशन है, इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी, हम क्या निकालेंगे, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन है, तो ये फाइनल पोजीशन क्या है, इट इज 3 i कैप,
सॉरी फाइनल है 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, और इनिशियल क्या है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। अब इसको सिंपली माइनस कर दो, माइनस में क्या आएगा 4, वीडियो बंद हो गया था सॉरी, 4 माइनस 3 इज कितना i कैप, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 j कैप, k माइनस इट इज माइनस k कैप, ठीक है, और k कैप्स, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज ऑलमोस्ट रूट ऑफ 6। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है मेरे दोस्त, दैट इज गोइंग टू बी स्पीड। लेकिन स्पीड का जो है इंपॉर्टेंस नहीं, हमारे पास एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का इनका इंपॉर्टेंस है। इट इज बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम रिप्रेजेंटेड बाय v, डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय s डिवाइड बाय t, और वेलोसिटी जो है वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है, इट इज स्केलर क्योंकि इसमें डिस्टेंस है। ये वेक्टर इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इनका एवरेज आएगा चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, ये इनका एवरेज है v एवरेज, और v एवरेज जो होगा एवरेज वेलोसिटी वो आएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज। सो सॉरी यार, ये वीडियो बार बार बंद हो रहा था। तो स्पीड मैंने बताया था डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज टाइम। इनके बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, अगर v एवरेज यानी एवरेज स्पीड अगर जीरो होगी तो एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, यानी इसका जीरो होना तय है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये जीरो, इसका मतलब डिस्टेंस जीरो है, और अगर डिस्टेंस जीरो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, ठीक है। और अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है मेरे दोस्त। सो दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ए से लेकर बी तक जा रहा है, उसके बाद बी से लेकर सी तक जा रहा है, इसमें 2 इंटरवल्स है, और दोनों इंटरवल्स में क्या है, टाइम सेम है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर टाइम सेम होगा तब उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी आती है बराबर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये v1 v2 क्या है? जब ये 1 सेकंड में a से लेकर b तक चला, इसकी स्पीड थी v1 या वेलोसिटी, b से लेकर c इसकी वेलोसिटी थी v2। लेकिन अब अगर यही सिचुएशन है, उस टाइम पे डिस्टेंस सेम है ना कि टाइम, यानी इसमें 1 मीटर चला है यहां तक, उसके बाद ये 1 मीटर चला है यहां तक। जब डिस्टेंस सेम इंटरवल हो, ये टाइम सेम इंटरवल है, टाइम इंटरवल इज सेम, ठीक है। और अगर डिस्टेंस इंटरवल सेम होगा, डिस्टेंस सेम इंटरवल, तब क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी तब मेरे दोस्त आती है बराबर ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यू हैव टू रिमेंबर, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको ये PYQs भी आ चुके हैं। तो डिस्टेंस इंटरवल सेम होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालना, टाइम इंटरवल सेम होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालना, उनके लिए जस्ट ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर डिस्टेंस इंटरवल सेम है 1 मीटर तब ये फॉर्मूला, और अगर टाइम सेम है 1 सेकंड तब ये फॉर्मूला है, ठीक है, v1 प्लस v2। और ये v1 v2 क्या है, उस इंटरवल में होने वाली वेलोसिटी v1, दूसरे इंटरवल में होने वाली वेलोसिटी v2, ठीक है। उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक लिए आप ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।